विशेष शुभचिंतक। विशेष शुभचिंतक ऐसे भी रहते हैं लोग। ऐसे भी लोग होते हैं। आज से 20 साल पहले आपकी जर्नी चालू हुई। मुझे युवाओं के हित में काम करने का अवसर मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं विधानसभा अध्यक्ष भी बना और प्रदेश सचिव भी बना। बहुत टफ है राजनीति छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया? राजनीति में इतने सारे चुनौतियां हैं ना। राजनीति में अगर नहीं आता तो ये नहीं हो। अगर इस क्षेत्र में मैं नहीं रहता तो मैं इनका सहयोग नहीं कर पाता। जिनसे आप इंस्पायर हुए कि यार इनके जैसा बनना। मैं ये मानता हूँ कि वो दोनों ऐसे लीडर थे जहाँ लगा कि यार अब तो राजनीति छोड़ देना चाहिए। मैं प्रशासनिक आतंकवाद को झेला हूँ। मेरे घर में 250-300 बाउंसर, जी। उनके हाथ में हर तरह के हथियार रहे। जहर को हम खा रहे हैं, मलाई को बाहर के लोग आते जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि यदि हमारे जिले में संयंत्र है, ठेकेदारी की पहली प्राथमिकता हमारे लोगों को। सबसे बड़ा सीख, आप संघर्ष के लिए निरंतर तैयार रहो। मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा फील हुआ आपको? परिणाम 52 वोट से हमारे विपरीत में चला गया। और मैं युवाओं में मानता हूँ कि आज देवेंद्र यादव जी हैं, हम लगभग साथ में राजनीति करते आए हैं और मुझे लगता है कि आपकी हमारी बातचीत सुन के युवा भी राजनीति को मूव करेंगे। आज का शो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं और ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिससे अधिकतर युवा ललायित तो रहते हैं उस फील्ड में जाने को, लेकिन जा नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है इस फील्ड पे जाना मतलब कीचड़ पे पांव रखना, लेकिन क्या सच में ये कीचड़ है? इसके अंदर क्या है? ये सब चीज जानेंगे। मैं बात कर रहा हूं राजनीति की, और आज हम जिस शख्स से बात करने जा रहे हैं वो एक छोटे से गांव से पे काम चालू किए और आज स्टेट लेवल पे अपना नाम बना चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं आप सबके और हमारे प्रिय नेता आकाश मिश्रा जी का। आकाश भैया, आज हम बहुत कुछ बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आपको अंदर से इमोशनल कर दे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आपको लगे कि यार ये सवाल नहीं करना था, और कुछ बातें ऐसी होंगी जिनको देखकर यूथ को लगेगा तो ये क्या जवाब मिला आकाश भैया से। तो ये सारी चर्चाएं हम करने के लिए तैयार हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में आके? मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ और मुझे एक अवसर मिला है। मेरे विचारधारा, मेरे अंदर की बातें हैं, मेरे फॉलोअर, मेरे युवा साथी, मेरे वरिष्ठों तक मेरी भावनाएं और मेरे विचार उन तक पहुँचे। जी, बहुत सारे सवाल भैया मैं लेके आया हूं आज, ठीक है। बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में थे, बहुत सारे सवाल जो हमारे व्यूवर्स के मन में थे, वो सारे सवाल आज आपसे एक एक करके हम पूछने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भैया मैं जानना चाहूंगा आपका जो जर्नी है वो, जैसे आपसे मैं पहले भी मिला हूं तो आप बताया थे कि 2005 से मैं जर्नी चालू किया हूं जी। और 2005 बोलने से आज से 20 साल पहले आपकी जर्नी चालू हुई है। जी। आपसे मैं जानना चाहता हूं कैसे शुरू हुई, मतलब राजनीति पे कैसे आ गए आप? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जर्नी में हमको सीट 2005 से मिला, ऐसा मान लीजिए आप। उससे ऐसा? पहले हम NSUI में 2003 से NSUI में 16-17 साल की उम्र से हम NSUI में जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे जी जी, तो हम काम करना चालू कर दिए थे छात्र संघ में जी। और 2005 से मुझे यूथ कांग्रेस में काम करने का अवसर मिला और मैं यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बन के मुझे युवाओं के हित में काम करने का अवसर मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया। जी, यहाँ से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई है। और तो ये राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपने जो बताया अभी, तो ये क्या आप ही से शुरू हुआ आपके परिवार में, या पहले से ये राजनीति का सफर? मेरे हाँ। दादाजी पॉलिटिकल रहे, वो राजनीति में जी हस्ती रहे, उनका बहुत नाम प्रतिष्ठा सम्मान रहा पूरे क्षेत्र और अंचल में। जी जी। पर दूसरी जो पीढ़ी रही, मेरे पिताजी, बड़े पिताजी लोगों का, इस पीढ़ी में किसी ने राजनीति नहीं किया, तो राजनीति का एक लंबा गेप रहा है जी। तो जब मैं शुरुआत किया तो जरूर मेरे पुरखों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, ब्लड में था। हाँ, राजनीति आशीर्वाद ब्लड मुझे में मिला जी। और दादाजी का जो था वो अनुवांशिक गुण कुछ मेरे में आया, ऐसा मैं मानता हूं।
तो मतलब इस तरह से आप देखें तो ये अनुवांशिक तो था, लेकिन बीच में ये गैप रहा है, एक बहुत लंबा लंबा गैप गैप रहा। रहा है। संबंधों का मुझे लाभ नहीं मिला है। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत से कड़ी दर कड़ी जो संघर्ष हमने खुद ने किया। जी जी। तो इसमें आपने कुछ आंदोलन भी किया होगा, स्टार्टिंग का कुछ बताइए कहानी हमको। बहुत मतलब मैं मानता 2005 हूँ, में जब आप आए तो उस समय कुछ आंदोलन आपने किया था? हमारा तो अनुभव है राजनीति का कि हम विपक्ष में ही राजनीति किए हैं। जी अब विपक्ष में राजनीति करना इतना कठिन होता है क्योंकि आपके साथियों की अपेक्षाएं आपको पूरी करनी है। आपको शासन प्रशासन से लड़ना है, अधिकारों के लिए लड़ना है, आपको विपक्ष पार्टी से भी लड़ना है। जी जी। ये चैलेंजिंग टाइम था। 2005 के समय में हम विपक्ष में थे, डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल चल रहा था और मुझे शीर्ष नेतृत्व ने ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया। जी मुझ में देखा कि मैं ब्लॉक में युवाओं के लिए कुछ काम कर सकूं। तब से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और शुरुआत से ही मैं युवाओं के हित की लड़ाई लड़ना चालू किया हूँ। उस समय जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का संयंत्र स्थापित हुआ था। जी जी। उस दौरान हमारे स्थानीय लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा था। हमारे स्थानीय लोगों को, हमारे स्थानीय बेरोजगार युवाओं को वहाँ किसी तरह का कोई उनके लिए जगह नहीं बन पाता। अगर हमारा कोई स्थानीय इंजीनियरिंग भी किया हुआ अगर युवा है, वो जिंदल में अगर अप्लाई करता तो एक इंजीनियर को भी वहाँ पे हेल्पर का पद दिया जाता, काम मिल रहा था। पूरी तरह से भेदभावपूर्ण उनकी कार्यप्रणाली रही। जी जी। प्रबंधन के खिलाफ ने हमने बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था, आंदोलन किया बहुत मजबूती से और प्रबंधन को, प्रशासन को हमने युवाओं के हित के लिए मजबूर किया और एक उस समय से उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए जगह देना चालू किया। जी। मतलब आपने जो राजनीति का सफर शुरू किया, इसमें कहीं ना कहीं जो आंदोलन हुए उससे आपको एक आग जरूर मिली, एक परिचय मिला कि यार आकाश मिश्रा में कुछ तो है। बिल्कुल। आंदोलन करना राजनीति में बहुत आवश्यक है। आपके हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। जी जी। आप अगर युवाओं का नेतृत्व कर रहे हो और आप अगर देख रहे हो कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवाओं के अधिकार को कोई छीन रहा है, आपका प्रदेश, आपका जिला, आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन, और आपको बेघर किया जा रहा है, तो ये स्वतः जो है ये आक्रोश, मैं भी युवा हूँ और मैं उनके साथ उनके अन्याय को देखा कि उनके हक को कोई बाहर के लोग आके छीन रहे हैं, ऐसा मैं देखा, तो आक्रोश स्वतः पैदा हुआ है। और मैं अपने युवा साथियों को, मैं अपनी पूरी टीम को मैं आजीवन हृदय से धन्यवाद दूंगा कि मेरे हर निर्णय में और हर आंदोलन में वो बहुत साहसिक रूप से मेरे साथ उन्होंने साथ निभाया है। जी। आप स्टार्टिंग पे आंदोलन पे जब जाते थे तो घर से सपोर्ट मिलता था? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज का यूथ ना राजनीति पे जाना तो चाहता है लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। लोगों को लगता है यार राजनीति में मत जाओ, पहले तुम अपना करियर सेट कर लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद राजनीति छूनो। तो आप कैसे देखते हो इसको? शुरुआत से ही मैं पढ़ाई लाइफ में था, स्कूल लाइफ में था, उस समय से ही मैं सोचता था। मेरे दादाजी का एक बढ़िया नाम प्रतिष्ठा रहा और मुझे लगता था कि अगर जीवन में हमको भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है, उसका कुछ उद्देश्य है, हमें कुछ करना है और हम ऐसा कुछ करें कि हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें। ये मुझे दादाजी से प्रेरणा मिला था जी। और ये सोच मैं अपने आप में रखा और मुझे कांग्रेस पार्टी ने काम करने का मुझे अवसर दिया। परिवार का सहयोग आपने पूछा, तो मेरे पिताजी एक सामान्य किसान रहे, किसान है, माताजी हाउसवाइफ है जी। तो मेरे आंदोलन के दौरान में माता पिता के मन में थोड़ा भय बना रहता था। हाँ, वही जानना था कि ये भय कैसे आप मतलब दूर कर पाते थे, क्योंकि आज के डेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट है माँ बाप का सपोर्ट। अगर माँ बाप का सपोर्ट मिले तो इंसान कहीं भी कुछ भी कर जाए। पर शुरुआत से ही माता पिता का मेरे प्रति बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद रहा, इसलिए मैं अगर राजनीति का क्षेत्र में जब चुना तो उनके दिमाग में आंदोलन के दौरान में प्रशासन से लड़ाई लड़ता था, विपक्ष से लड़ाई लड़ता था, तो उनके मन में भय तो जरूर आता था, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ था और ईश्वरीय कृपा है
जी। माता पिता का भी मुझे आशीर्वाद और ईश्वर का मुझे आशीर्वाद मिला और युवा साथियों का साथ मिला। तो कभी भी आंदोलन के दौरान में, कभी भी कोई विपक्ष की लड़ाई में, कभी भी कोई प्रशासन से हक की लड़ाई लड़ने में मेरे दिल दिमाग में कोई भय का कोई जगह नहीं था। जगह नहीं था। आप 20 साल का जर्नी अपना तय कर चुके हैं। इतना लंबा, इतना कंसिस्टेंट उस पर रह पाना, क्योंकि कई लोग आते हैं राजनीति पे और छोड़ देते हैं। मैं कई लोगों को देखा हूं जो राजनीति पे अच्छे पद पे भी थे, स्टार्टिंग पे वो जिलाध्यक्ष बने, कहीं कहीं गए, लेकिन उसके बाद कहीं जॉब कर रहे हैं। आज राजनीति पूरी तरह से, मतलब एक्चुअली छूटता तो नहीं है, लेकिन उसमें और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आप कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं? एकदम बहुत मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पॉलिटिक्स में निरंतर 20-25 साल तक संघर्ष करना बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। जी। पर मैं आपको पहले बताया कि एक ईश्वरीय कृपा है कि मुझे समय समय में ऐसे नेताओं का साथ मिला, ऐसा सानिध्य मिला कि मैं उन नेताओं के सानिध्य से और उनसे प्रेरणा लेके मैं निरंतर इस 20-22 साल की जर्नी को आज संघर्ष करते हुए जारी रखा हूँ। 2003-04 के दौरान में ही मुझे सरिया विधानसभा था मेरा गांव। जी। डॉक्टर सकरजीत नायक उस समय के ग्रेट लीडर रहे। मुझे डॉक्टर सकरजीत नायक का सानिध्य मिला और डॉक्टर सकरजीत नायक से भी मुझे प्रेरणा मिला जनसेवा के लिए। वो तो बहुत बड़े लीडर थे उस समय। उस समय वो पूर्व मंत्री भी थे जी। और डॉक्टर सकरजीत नायक युवाओं के प्रति उनका बहुत लगाव रहा। डॉक्टर सकरजीत नायक के परिसीमन सरिया विधानसभा परिसीमन होके खरसिया में जब परिसीमन हो जी। गया तो मुझे शहीद नंद कुमार पटेल जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ और शहीद नंद कुमार पटेल जी का विशेष सानिध्य मिला और मैं उनसे बहुत अधिक प्रभावित रहा उनके कार्यशैली से। जी। और मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला और जो साहस और जो हिम्मत और जो प्रशासन से लड़ाई लड़ने की जो उनमें क्षमता रही, वो कुछ उनके आशीर्वाद से मैं अपने आप में उसको ग्रहण किया। उनका स्नेह भी बना रहता था आपके, बहुत स्नेह करते थे आपसे। और वो इस देश के बहुत ग्रेट लीडर रहे। जी। वो हर एक युवा के लिए अभिभावक के समान थे, हर एक मतदाता के लिए परिवार के मुखिया के बराबर थे। उन्होंने राजनीति को राज करने के लिए नहीं, केवल जनता के हित के लिए ही चुना था और हमको ऐसे नेता का साथ मिला। इसी कारण से हम इस 22 साल के जर्नी को आज भी संघर्ष के साथ जारी रखें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार बहुत टफ है, राजनीति छोड़ दिया जाए, ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया? कभी तो आया होगा। कठिनाई बहुत है राजनीति में जी। बहुत कठिनाई है, मैं ये मानता हूँ। और अगर आपको आईएएस और आईपीएस बनना है ना, तो आप 2 साल अपने आप को एक कमरे में बंद कर लोगे ना, और अगर पूरे ध्यान से जी 2 साल में आप पढ़ाई अच्छे से करोगे तो आप आईएएस बन सकते हो। जी। पर राजनीति में इतने सारे चुनौतियां हैं ना, इसको सबको एक साथ समन्वय बैठाना, सबके साथ सामंजस्य बैठाना, सबके विश्वास को जीतना, सबके अपेक्षाओं को पूरा करना। और उस दौर में आपको फाइनेंशियली भी सरवाइव करना रहता है। हमारे पास इनकम ऑफ सोर्स भी ऐसे कुछ रहे नहीं, पर एक है माता पिता का जो आशीर्वाद था, पर वो संपन्न परिवार से रहा, तो मुझे उनके सहयोग से ही मैं इस संघर्ष के जर्नी को अभी जारी रख पाया। मतलब आपको लगता है कि अगर फाइनेंशियली एकदम कमजोर रहा आदमी तो राजनीति पे बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा? बहुत कठिनाई है, मैं मानता हूँ। जी। बहुत सारी चुनौतियां हैं, पर आप इतिहास खोल के देखेंगे तो जेपी लोहिया जी हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हम जिनके पास सिर्फ जनता का साथ रहा। जी। और देश के सूर्य की तरह देश में चमके हैं। ये तो है। आप अपनी ही बातों को भी काट दिए। आप पहले बोले कि राजनीति में पैसा जरूरी है अगर हमको सरवाइव करना है। इसमें मैं 2 चीज आपको बताना चाहूंगा। आज की राजनीति में आपको सरवाइव करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम ऑफ सोर्स, आपका उसका फ्लो बने रहना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और उस दौर की राजनीति में को जनता का जो एक अपार विश्वास उनके साथ रहा, उस दौर में लोग कोऑर्डिनेशन करके भी अपने नेता के लिए करते थे। हाँ, ये तो है। आज जनता की अपेक्षा नेता से ज्यादा रहती है। जनता का अपेक्षा नेता से ज्यादा रहती है और
नेता ही नेता का पैर खींच रहा है, ये बात भी है। इससे भी मैं सहमत हूँ। ये बात भी तो हो गया। पहले ये था कि जब गांधी थे उस जमाने में सपोर्ट में रहते थे लोग, एक साथ एक आंदोलन को करते थे। बहुत सही। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि आंदोलन में हर किसी को अपना नाम चाहिए। बहुत सही। गलती से दिख गया कि आकाश मिश्रा कहीं आगे बढ़ जाए तो कोई ना कोई आगे पीछे से टांग खींच देगा। तो ये स्थिति आज है। ये स्थिति बनती है जी फिर भी हम इन स्थितियों को भी हमें पार करना है जी जी। और नजरअंदाज भी करना है इन स्थितियों को। हाँ ये तो है, नजरअंदाज करते जाओ जी। और आगे बढ़ते जाओ। अपना कर्म आप करते रहिए। भैया आपसे एक चीज और जानना था, 20 साल की राजनीति आपकी हो चली, सबसे प्राउड मोमेंट क्या था आपके लिए राजनीतिक दुनिया में, जब लगा हो यार मजा आ गया, ये जो है ना लाइफ का सबसे बेस्ट चीज मेरे साथ हुआ है, राजनीति में अगर नहीं आता तो ये नहीं होता, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? 2-3 ऐसे मैं आपको बताऊंगा। जी जी। एक बार की बात है, ये कोरबा वेस्ट कंपनी मेरे निवास से 3 किलोमीटर की दूरी में आके जमीन खरीदना चालू किया। जी। उस दौरान जमीन की कीमत बहुत कम रही हमारे क्षेत्र में। कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख में जमीन अपना बेच दिया किसान। ये खरीदी बिक्री का जो दौर रहा, 1-2 साल का दौर रहा, इस बीच में किसानों के माध्यम से हमें पता चला कि ये कोई कंपनी खरीद रही है इस जमीनों को। तो उस समय मेरे नेता रहे शहीद नंद कुमार पटेल जी। मैंने उनसे चर्चा किया जी कि हमारे जमीनों को बाहर के लोग औने पौने दाम में खरीद रहे हैं और गरीब लोगों को ठगा जा रहा है। मैं ऐसा महसूस किया हूँ, एक बार आपको उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी भावनाओं को आपको समझना चाहिए। तो नंद कुमार जी ने मेरी बात पे सहमति जता के समय दिया और किसानों के साथ में एक बैठक किया। जी। तो कुछ जमीन के दलाल किस्म के लोग हैं, किसानों को बरगला के बहुत औने पौने दाम में उनकी जमीनों को क्रय खरीद रहे थे। और वो उद्देश्य था कि उसमें संयंत्र स्थापित करना था। जब ये बात एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, तो नंद कुमार जी ने उनको किसानों को आश्वस्त किया कि यदि ये जमीन फैक्ट्री के लिए ली गई है तो आपकी जमीन की कीमत, प्रदेश के जो जमीनों की कीमत है उस कीमत में आपको मुआवजा मिलना चाहिए। उस दौरान जो किसान 2 साल पहले जमीन बेच चुका था, ऐसे जमीनों का भी हमने प्रबंधन के ऊपर दबाव बनाया, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया। नंद कुमार पटेल जी के सहयोग से यहाँ के हजारों किसान को एक रेट हमने डिसाइड करवाया 9 लाख रुपए का, और हर परिवार, हर पट्टाधारी को 9 लाख के भाव से उनके घर जा जाके उनको पैसे पहुंचवाए प्रबंधन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। ये मेरे जीवन में एक बड़ा उपलब्धि रहा। मुझे लगा कि शायद मैं आज राजनीति में हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मैं किसान के जमीन का, मातृभूमि का मैं उनको एक जायज हक दिलवा पाया। अगर इस क्षेत्र में मैं नहीं रहता तो मैं इनका सहयोग नहीं कर पाता। ये मेरे दिल दिमाग ने मुझे कहा कि राजनीति का क्षेत्र जो मैं चुना हूँ लोगों के हित के लिए, ये मेरे लिए बहुत। आप राजनीति पे आए तो आपको कोई तो इंस्पायर किया होगा कि यार ये लोग कुछ कर रहे हैं, मैं भी आके कुछ करूंगा। वो कौन व्यक्ति थे जिनसे आप इंस्पायर हुए कि यार इनके जैसा बनना है? शुरुआत से ही मैं गांव का सामाजिक गतिविधि में रहता था जी, और शुरुआत से ही मैं अपने दादाजी की कार्यशैली को भी सुना, जाना और कुछ समय उनके साथ में बिताया। जी जी। दादाजी के पास लोग आते थे मिलने के लिए। दादाजी कभी किसी अधिकारी को, कभी किसी नेता से संपर्क करते थे उनके भलाई के लिए। तो बचपन से मैं उनसे इंस्पायर था। साथ में जब मैं पढ़ाई के दौरान में मैंने NSUI का छात्र संघ जब राजनीति चालू किया, तो मैं जोगी जी, नंद कुमार पटेल जी, सगराजीत नायक जी को देखता था, तो मुझे लगता था कि प्रदेश में ये लोग काम कर रहे हैं। तो मैं नंद कुमार पटेल जी से बहुत इंस्पायर रहा और नंद कुमार पटेल जी से मुझे प्रेरणा और अधिक मिली। और ये दोनों, सगराजीत नायक जी का, नंद कुमार जी का, मुझे बहुत सानिध्य में मुझे मिला है। जी जी। और बहुत सहयोग भी मिला है।
मतलब स्टार्टिंग से ही बड़े लीडर्स बिल्कुल। के सानिध्य में आप रहे हैं। हाँ, ईश्वरी कृपा है कि बड़े लीडरों के मैं एकदम ध्यान में रहा। मैं ये मानता हूँ कि वो दोनों ऐसे लीडर थे कि वो कोयला के खदान में भी हीरे को चुन सकते थे। जी जी जी। क्योंकि ये मेरा जो गांव था, सरिया विधानसभा का भी अंतिम गांव रहा और खरसिया विधानसभा का भी अंतिम गांव रहा। और उस गांव से एक युवा को निकाल के पूरे विधानसभा, पूरे जिला का नेतृत्व करने का अवसर उन्होंने मुझे दिया। जी जी। अगर आप राजनीति पे नहीं होते आज, तो क्या कर रहे होते? मैं किसान रहता, क्योंकि पापा के साथ में खेती किसानी का भी मुझे अनुभव रहा है जी। और निरंतर मैं पापा का सहयोग भी किया हूँ हाँ। और मुझे रुचि भी उसमें रही। पर भाग्य से भी आते हैं ऐसा पल। समाज के लिए कुछ करना। मेरे बचपन से ही, जब से मैं समझ मेरी आई है, तब से मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था और ये जो कार्य क्षेत्र है मेरे लिए एकदम उपयुक्त रहा। जी जी। इसीलिए मैंने इस कार्य क्षेत्र को ही चुना है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे स्ट्रगल का दौर कौन सा था, जहां लगा कि यार अब तो राजनीति छोड़ देना चाहिए? बहुत कठिन एक समय रहा 2018 का चुनाव। जी। 2018 का चुनाव था। हमारे नेता माननीय उमेश पटेल जी को कांग्रेस ने अधिकृत किया और उस समय के रायपुर के कलेक्टर रहे ओपी चौधरी जी रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव के प्रत्याशी बने खरसिया विधानसभा से। जी जी। इस चुनाव के दौरान में मैंने और मेरे परिवार ने बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया। यहाँ तक कि मेरे माता पिता के साथ मेरे छोटे बच्चों का पे भी इसका बहुत असर हुआ। मुझे उस पल में लगा कि शायद मैं अपनी महत्वाकांक्षा के लिए परिवार की खुशियों को कहीं दांव तो नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, वो मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला पल था और बहुत कठिन दौर, बहुत चुनौतीपूर्ण दौर था। मेरे ऊपर 15 से ज़्यादा फर्जी FIR हुए थे। अच्छा। मेरे बड़े भाई के ऊपर FIR, जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके ऊपर भी फर्जी FIR हुआ था। मेरा छोटा भाई भी जो अपने करियर की शुरुआत नहीं कर पाया था, उसके ऊपर भी सिर्फ इंटेंशनली, जो मेरा भाई है उसके ऊपर भी फर्जी FIR हुए थे। और मेरे साथ में जितने मेरे युवा साथी जो निस्वार्थ भाव से लंबे समय से मेरा साथ सहयोग कर रहे थे, जिन्होंने अपने अच्छे ढंग से करियर का शुरुआत नहीं कर पाया, ऐसे सभी साथियों के ऊपर फर्जी FIR हुए थे। हमको न्यायालय के पास हमने शरण लिया और न्यायालयीन व्यवस्था ने, न्यायालय ने हमें न्याय दिलाते हुए उस समय अग्रिम जमानत दिया था। ये दौर बहुत कठिन था। कौन करा रहा था FIR से? मैं प्रशासनिक आतंकवाद को झेला हूँ। जी। प्रशासन उस समय पूरी तरह से एक तरफा थी और प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी उस समय बैठे थे, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, तत्कालीन कलेक्टर, उनके पास किसी की सुनवाई नहीं होती थी। उनको ऊपर से जो निर्देश मिलता था, बस मेरी गलती ये थी कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हूँ और लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से सबको प्रेरित कर रहा था कि कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ के हमारे प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए मैं प्रयासरत था। जी। उस बीच में हम सब में है नंदू भैया करके बड़ा आयोजन, विशाल युवा सम्मेलन मैंने अपने गांव में करवाया। 27 सितंबर 2018 को। 29 सितंबर को हमारा सरपंच का कार्यकाल था। माता जी सरपंच रही गांव में। 29 सितंबर को माता जी के खिलाफ में कलेक्टर ने जांच का आदेश जारी किया। अच्छा। कलेक्टर ने, तत्कालीन कलेक्टर ने दबाव बनाया हमको कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ सहयोग करें। अच्छा, मतलब पार्टी चेंज करने का भी दबाव? बिल्कुल। प्रशासनिक रूप से भी मैं इस दबाव को झेला हूँ, व्यक्तिगत रूप से भी इस दबाव को झेला हूँ और उस समय मानसिक रूप से बहुत परेशान रहे हम, पूरे परिवार और पूरे मित्र मंडली। सुनने में ये भी आया था उस समय कि आपके घर पे बहुत सारे गुंडे भी आ गए थे उस समय। जी। ये क्या था कहानी उसमें? जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि विपक्ष के लोगों ने अपनाया और जिन्होंने अपनाया, मैं उनको आज भी बोलना चाहूँगा जी कि
हर एक कार्यकर्ता का परिवार होता है। अगर विचारधारा की लड़ाई है तो विचारधारा की लड़ाई के हिसाब से लड़नी चाहिए, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं रही। जी जी। और व्यक्तिगत उन्होंने जिस हिसाब से मेरे साथ किया, हमारा स्वभाव बिल्कुल उनसे मैच नहीं करता। हम आज भी विचारधारा की लड़ाई पे ही विश्वास करते हैं, हम इस लड़ाई को व्यक्तिगत नहीं मानते। मेरे घर में 250-300 बाउंसर एकाएक से आए। 250-300 बाउंसर? ये जो छत्तीसगढ़ से सब बाहर के थे। मेरे गांव में माँ गढ़ाइन देवी का बहुत विशेष कृपा है, ऐतिहासिक मंदिर है जी। उसकी कृपा मैं मानता हूँ। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ जी जी जी। आज उसकी कृपा के कारण मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो उनकी जो प्लानिंग रही, मैं नहीं कह सकता कि उस प्लानिंग के दौरान में मैं कि मेरे कुछ साथी उनके जब सामने आते तो क्या होता बनती। जी। उनके हाथ में हर तरह के हथियार रहे। मैं आपको उस वीडियो फुटेज को भी दिखाऊंगा। जी, जी। आज भी उस वीडियो को अगर मैं देख लेता हूँ कि उस घटना की चर्चा अगर किसी से हो जाती है तो मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी युवक, खून मेरे में भी बह रहा है। जी जी जी। खून मेरा भी गर्म होता है। पर केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम विचारधारा की लड़ाई पर विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई हमारी किसी के साथ नहीं है। ये दौर हमको विचलित करने वाला दौर था। जी। हमारे साथ हर घंटा एक नई नई स्थितियाँ बनती थी। मेरे ऊपर उस 15 दिन के बीच में 15 FIR किए गए थे। 15 FIR के में आवेदक के नाम बाद में जुड़ते थे। पहले FIR हाँ, FIR पहले होता था। आप किसी माध्यम से आपके ऊपर क्या क्या धाराएं लगी है देखना चाहेंगे ऑनलाइन, तो उसको सेंसेटिव करके हिडन कर दिया जाता था ताकि आप अपने वकील से भी चर्चा न कर पाए और आपके ऊपर FIR दर्ज रहे। कब हमारे घर में पुलिस हमको खोजने के लिए जबरदस्ती आ जाती थी। मेरे बच्चों की उम्र बहुत छोटा था। मेरी बेटी उस समय 7-8 महीने की मेरी बेटी थी जी। और 4 साल का मेरा बेटा था। अगर वो अपने बेडरूम में जब सोए रहते थे बच्चे, तो आके आधी रात को भी आके, मैं उसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा कि मेरी माताजी सरपंच रही, मैं कांग्रेस के पद में रहा, मैं उस समय निर्वाचित प्रदेश का सचिव भी रहा। जी जी जी। ऐसे मैं एक प्रतिष्ठित परिवार में अचानक से 200-300 पुलिस वाले आते थे और एक एक कमरे को खोजना, एक एक बेड में बच्ची सोई है तो बच्ची को उठा देना, बच्ची का रात को 2 बजे का रोना, बच्चे का रोना, मन में उनके भाई। मैं आपको बताऊंगा कि हमारी सरकार बन गई। महादेव की बहुत विशेष कृपा रही कि हमारी 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार बनी। उस दौरान मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर जितने फर्जी प्रकरण दर्ज किए थे, राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण, वो सारे प्रकरणों को कैबिनेट से समाप्त किया गया था। यदि सरकार नहीं बनती तो हम न्यायालय के क्या स्थिति होता समझ से भी परे बोलिए। उस सीन को हम देखना भी नहीं चाहेंगे, क्या स्थितियां बन सकती थी। जी जी। और ये भी है कि सरकार बनने के बाद भी मेरे परिवार में, व्यक्तिगत परिवार में 6 महीने तक अच्छे से मुस्कुराहट नहीं था। मेरे बच्चों के चेहरे में भी मुस्कान नहीं रही। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे से मिलने आता था, अगर मेरे कार्यालय में, मैं निवास कार्यालय में अगर बैठा हूँ, यदि नहीं हूँ तो बच्चे से अगर कोई पूछा तो बच्चों को एक सवाल अपने से पूछते थे कि आप कांग्रेस से हो या आप बीजेपी से हो। उनके मन में भय था कि कांग्रेस के अलावा कुछ जो मिलने आएगा पापा से तो वही 200-250 बाउंसर के रूप में आएंगे, पापा से लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे, या फिर जो पुलिस की लोग देखे थे पुलिसिया आतंकवाद को, उस चीज को फील करते थे। मैं चाहूंगा कि कभी भी किसी कार्यकर्ता के साथ, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसी घटनाएं कभी ना घटे, की पुनरावृत्ति ना हो जी। क्योंकि राजनीति विचारधारा की है। आप वैचारिक लड़ाई लड़ो, व्यक्तिगत कभी लड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। ये मतलब अपने पावर का पूरी तरह से दुरुपयोग, बिल्कुल दुरुपयोग किया गया था। सीएम के क्षेत्र में जैसा चुनाव नहीं होता है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार के चुनाव को आपने भी देखा होगा, मीडिया के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा। छत्तीसगढ़ की शांत फिजा है, हमारे छत्तीसगढ़िया लोग ये सब पसंद करते हैं। लेकिन उस बिहार और यूपी के तर्ज में छत्तीसगढ़ की खरसिया विधानसभा में चुनाव लड़ा गया था और उसी का कारण था कि हमारे छत्तीसगढ़ की और खरसिया की जनता ने
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक सिरे से नकारा। जो आपका मैं अभी तक सुनते आ रहा हूँ डिस्कशन में, संघर्ष बहुत रहा है। सबसे बड़ा सीख आपको क्या मिला और आप युवाओं को क्या सीख देना चाहोगे कि अगर वो राजनीति पे आना चाहें तो क्या थॉट प्रोसेस लेके आना चाहिए उन्हें? आप संघर्ष के लिए निरंतर तैयार रहो। संघर्ष जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और संघर्ष सफलता तक आपको लेके जाएगा, वो एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। जी। अगर आप संघर्षशील हो, आप कठिनाइयों से नहीं डरो, आपको कठिनाइयों को पार करने के लिए संघर्ष जारी रखो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और पूरा जीवन हम संघर्ष किए हैं। हम विपक्ष में 15 साल राजनीति किए। विपक्ष में राजनीति के दौरान में हमने प्रशासनिक आतंकवाद को झेला, हमने उद्योगों के खिलाफ में बहुत सारा आंदोलन किया। उद्योगों के भी हम कॉरपोरेट भी उस समय भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद कॉरपोरेट के ऊपर था, तो उनके भी दंश को हमने झेला। और पार्टी में भी निरंतर शुभचिंतक भी रहते हैं। आपके हित नहीं चाहे ऐसे भी लोग कभी गुटबाजी भी होती है। हाँ, एक तरह से है ऐसी स्थितियां जो आपके अपने ही लोग आपके पैर को खींचते हैं। तो संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए इंसान को। क्या कभी ऐसा हुआ कि मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा फील हुआ आपको? मेहनत बहुत हुआ हो और रिजल्ट जीरो हो गया? मेहनत का रिजल्ट तो मिलता है जी। अभी आप एक तात्कालीन आपको मैं एक उदाहरण बताऊंगा जी जी। कि मैं अभी 2020 से 2025 जिला पंचायत सदस्य रहा और मैं सबसे कम उम्र में रायगढ़ जिले से सबसे अधिक मतों से जीत के जिला पंचायत के पद पर पहुंचा था, सदस्य बन के। और मैंने अपने क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जिला पंचायत सदस्य के द्वारा निर्माण कार्य जरूर करवाया है। और अभी मैं 2025 में मेरे गांव का जो क्षेत्र नहीं आता, जहां मैं खुद मतदाता भी नहीं हूँ, मैं रायगढ़ विधानसभा में तो चुनाव लड़ा। ऐसा क्यों हुआ? आपको अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में क्यों? ये महिला के लिए आरक्षित हो गया था। अच्छा। ये सिर्फ महिला के लिए आरक्षित था और चूंकि राजनीति में मैं सक्रिय हूँ और मेरी धर्मपत्नी हाउसवाइफ है। जी जी जी। परिवार को संभालती है, मुझे संभाल देती है, बच्चों को संभालती है। जी जी जी। तो फिर राजनीति में उनका उतरना हम दोनों के हिसाब से उचित नहीं था, इसलिए। और जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में एनटीपीसी उद्योग है और एनटीपीसी में मैंने युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ी थी जी। एनटीपीसी में पुनर्वास निधि के तहत जो बोनस मिलता है किसानों को, वो नहीं मिल पा रहा था। उसकी लड़ाई भी, उसके लिए भी मैंने लंबा संघर्ष किया था। तो उस क्षेत्र के युवाओं का भी मुझे निमंत्रण था कि मैं उनके क्षेत्र में जाके उनका नेतृत्व करूं जी। तो मुझे जिला पंचायत चुनाव लड़ने का वहाँ अवसर मिला। मैं जाके वहाँ चुनाव में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान में पूरे उस अंचल से, सभी गांव से स्वतः सैकड़ों गाड़ियों के तादाद में लोग नामांकन में गए थे, उत्साह के साथ में। और शुरुआत दिन से ऐसा लगता था कि हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा। शुरू से लेके चुनाव की कैंपेनिंग तक हमारे जो भी ऑब्जर्वर रहे और जो भी समीक्षक मीडिया के रहे, सब में हमारे पक्ष में ही परिणाम को दिखाया कि हमारे लिए एकदम अनुकूल माहौल चल रहा था। उस दौरान हमने खूब संघर्ष किया, खूब मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, डोर टू डोर जाके जनमानस का आशीर्वाद प्राप्त किया। जनता का आशीर्वाद हमें मिला भी। और परिणाम के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि हमारी निरंतर बढ़त चल रही थी। उस बीच में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो थे, पूरे जिले से जो बने हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप अचानक हैक होना चालू हो गए। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैक हो रहा था? हाँ, इसके आपको मैं सैकड़ों प्रमाण भी दे दूंगा जी। व्हाट्सएप ग्रुप हैक हो गए। उसके बाद जहां निर्विवाद था वहां भी विवादित बना के जिले के जिम्मेदार अधिकारी लोग जाके मत पेटियों को लेके उठा के ले गए कि यहाँ पे विवादित है, गिनती कहीं और होगी। और परिणाम हमारे पक्ष में रहते रहते परिणाम 52 वोट से हमारे विपरीत में चला गया। सिर्फ 52 वोट से? सिर्फ 52 वोट से। और मैं इसी को मानता हूँ कि हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम को लोग शून्य करना चाहे,
पर मैं आपको भी बताया कि मेहनत का प्रतिफल मिलता है, आज नहीं मिलता तो कल मिलता है। तो आज भी 52 वोट से चुनाव हमारे विपरीत में था परिणाम, पर आज भी उस क्षेत्र की जनता हमको अपना लीडर मानती है और हमारे साथ में है, और इसका फिर से हमको हमारे मेहनत का प्रतिफल और आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद आने वाले समय में जरूर मिलेगा, ऐसा विश्वास है। आप 20 साल से हैं, मतलब आपके साथ बहुत से लोगों का जुड़ाव भी होगा जी, आपके कार्यकर्ता भी होंगे और आपके चाहने वाले भी होंगे। आपके ऊपर दबाव रहता है उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, उनके उनके जो भी वो चाहते हैं उस पे खरा उतरना है। टीम वर्क है जी। हमारे युवा साथियों का एक हमारा बढ़िया समूह है और हम एक परिवार के रूप में सब साथ में रहते हैं, और पारिवारिक रूप से कुछ ऐसे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जी, जो हमेशा एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। अपेक्षाएं तो बहुत है साथियों की, जी, जी। पर उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। ये हमारे में अपने आप में संतुष्टि है कि हम हर अपेक्षा को तो पूरा कर पाएंगे, ये नहीं बोलता मैं, लेकिन हमारे युवा साथियों की जरूरत, अपेक्षा और मुश्किलों में हम उनके साथ दिखते हैं, उनके लिए प्रयास करते हैं। इससे वो भी, हमारे साथी भी संतुष्ट रहते हैं और हमें भी आत्मसंतुष्टि मिलती है। और हमारे टीम के लोग ऐसे हैं कि एक दूसरे के सहयोग निरंतर करते रहते हैं, इससे भी मुझे बहुत सहयोग मिलता है। लीडरशिप तो यही है कि आप अगर कहीं खड़े हो जाएं तो आपके साथ लोग खड़े रहें, तभी लीडरशिप। आप अच्छे लीडर तभी कहलाएंगे जब आप जहां खड़े हो जाएं, आपसे एक्सपेक्टेशन हो उनको, और आपसे पहले आपका टीम वो काम करने को तैयार हो। जी, असली लीडरशिप तो यही है। बिल्कुल, और ये मुझे भाग्य से मिला है, मानता हूँ कि मेरे साथियों का जो है, एक हम परिवार के रूप में ही है और एक टीम वर्क हम काम करते हैं। जी, बहुत सारे समस्याओं का हल मेरे साथी लोग ही कर देते हैं, मुझ तक बात ही नहीं आती है, और मेरे बाकी साथियों का समस्या का समाधान मेरे कुछ साथी ही कर देते हैं। यार आकाश भैया काम कर रहे हैं, आकाश भैया से ये काम हो रहा है, फैक्ट्री इधर लगा हुआ है, जमीन खेत बिक रहा है, आकाश भैया पैसा जरूर उसमें से बीच से अपना निकालते होंगे। फैक्ट्री में अगर कुछ काम चल रहा है, आकाश भैया से कराना है तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो लोग आपके ऊपर, क्या बोलना चाहिए, आलोचना करते हैं या फिर क्रिटिसिज्म करते हैं आपको, आप उसको कैसे झेलते हैं? राजनीति के कार्य क्षेत्र ही काजल की कुर्सी के समान है। विपक्ष का काम है आपके ऊपर आक्षेप लगाना। जी, मैं ये मानता हूं कि आपसे जुड़े लोगों को अगर उनके लिए लड़ाई लड़ते हो, उनकी भलाई करते हो, यदि अगर किसी का आप काम नहीं कर पाते तो उसके लिए अगर प्रयास करते हो, और आपसे जुड़ा व्यक्ति आपसे संतुष्ट है और आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो ये विपक्ष की और जो आपके कुछ विशेष शुभचिंतक लोग जो आपके बारे में एक अफवाह का ये वातावरण जो बनाएंगे, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विशेष शुभचिंतक, विशेष शुभचिंतक ऐसे भी रहते हैं लोग। ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके सामने आपके शुभचिंतक बनने का प्रयास करेंगे और आपके पीछे आपके विशेष शुभचिंतक बन के आपके जो कमियां भी आपके में नहीं रहेगी उसको भी कमी बता के हल्ला करेंगे, जी, दुष्प्रचार करेंगे। और बोलना चाहूंगा मैं कि परिणाम में बदला है, हमारी लड़ाई हमेशा परिणाम में बदली है जी। इसलिए जो विपक्ष के लोग भी इस तरह के चर्चा उनके मुंह में ना के बराबर है। क्योंकि यदि आप ये बात समझिए कि अगर कोई कॉरपोरेट आपको सहयोग कर रहा है आर्थिक रूप से, तो क्या उस कॉरपोरेट के खिलाफ में आप आंदोलन कर सकते हैं? हमने इसका ज्वलंत उदाहरण दिया है कि मेरे निवास से 3 किलोमीटर की दूरी में अडानी प्रबंधन है जी, सरकार के दौरान में, जिस समय भूपेश बघेल की नेतृत्व की सरकार रही, आपकी खुद की सरकार, हमारी सरकार रही जी, उस दौरान में मेरे जो क्षेत्र के किसान थे, पुनर्वास नीति का जिनको लाभ नहीं मिला था,
PRNR पॉलिसी के तहत हर एक लैंड यूजर को प्रबंधन की तरफ से बोनस मिलने का प्रावधान रहता है, और उस परिवार को जो जमीन उनको क्रय किया है उस परिवार को एक व्यक्ति को स्थायी नौकरी का प्रावधान रहता है। जमीन की खरीदी 2007-8 में हो चुकी थी। 2007-8 से लेकर 2018 तक ऐसे परिवार के सदस्यों को नौकरी नहीं मिल पाया था। वो सारे परिवार के सदस्य और किसानों का एक डेलीगेशन मेरे से भेंट करने मेरे निवास कार्यालय में आए, तो मैं उनकी भावनाओं को एकदम नज़दीक से महसूस किया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान की पीड़ा को एकदम भली भांति मैं समझता हूँ। उन्होंने अपने जीने खाने का जो आधार था, अपनी खुद की जमीन, उसको सरकार के अधिग्रहण के द्वारा उन्होंने खोया और उनके जीने का कोई बेस नहीं बचा, और उनके परिवार के उनके युवा बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे थे। तो एक पूरा प्रतिनिधिमंडल और मैं उनके साथ में बैठ के ये बड़े भंडार के किसान, छोटे भंडार, ये हमारे प्रभावित जो प्लांट के किसान हैं, मेरे एक मित्र हैं राम प्रसाद मैत्री, हम मिल के साथ में जाके वहाँ किसानों के दर्द को करीब से महसूस किया है। और महसूस करने के बाद प्रबंधन को हमने और प्रशासन को चेतावनी दी कि 7 दिवस के भीतर में आप इनके समस्याओं का हल करिए, इनको पुनर्वास निधि के तहत हर परिवार को 5 लाख की राशि का बोनस प्रदान करिए, हर परिवार के एक सदस्य को इस संस्थान में रोजगार प्रदान कीजिए, और जितने दिन तक आप रोजगार नहीं दिए हो उसको रोजगार गारंटी के तहत जो एक मिनिमम बना हुआ है उसको आपको देना पड़ेगा। 7 दिन के भीतर में प्रशासन कोई सुनवाई नहीं हुआ, प्रबंधन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो हम पूरे किसानों के साथ में लगातार यहाँ आंदोलन के लिए बैठे, और उस दौरान में इस प्लांट को हमने तालेबंदी करवाया था, और प्रशासन भी आके हमको उस प्रबंधन का ताला नहीं खुलवा पाया। हम इतना मजबूर कर दिए यहाँ से लेके अहमदाबाद तक और रायपुर प्रशासन से लेके हमारे दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तक, कि हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी के टीम के लोगों का मेरे पास फोन आना चालू हो गया था। उस दौरान मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव रहा, जिला पंचायत का सदस्य रहा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास साहब जी का फोन आया कि हम आपके साथ में हैं। उस समय मेरे राष्ट्रीय महासचिव कोकोपाड़ी जी थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, सबने मुझे इस मामले में हिम्मत दिया, संबल दिया, और उन्होंने कहा कि तुम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हो, आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे देश की टीम तुम्हारे साथ रहेगी, और तुम हक की लड़ाई लड़ रहे हो, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। और अंततः प्रबंधन को झुकना पड़ा। अब प्रशासन और प्रबंधन दोनों ने अपना हमारी बातों को माना, और प्रत्येक परिवार को आप एक एक घर जाके आप पूछ सकते हैं, प्रत्येक परिवार जो जमीन इनका क्रय किया था, क्या अधिग्रहण हुआ था, 5 लाख की बोनस की राशि उनको प्रदान की गई। और आज उस हर परिवार का एक व्यक्ति इस अडानी संस्थान में नौकरी कर रहा है। यदि हम अडानी के द्वारा किसी भी वो से हमको लाभ रहता, हाँ, तो इतना बड़ा हम आंदोलन का रुख नहीं अपना सकते, कर ही नहीं पाते। सही, और वो भी अपने ही सरकार के खिलाफ। हाँ, उस दौरान मेरे को, मैं अनऑफिशियल आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव थे कि सरकार में मैं हूँ और सरकार का काम होता है प्रबंधन और उद्योगों को संरक्षण देना। जी। उस दौरान में सरकार के खिलाफ में मैं आंदोलन में बैठा। उसका सिर्फ एक कारण है, मैं किसान के बेटा हूँ और किसान की पीड़ा को हृदय से महसूस करता हूँ। स्टार्टिंग आपका था ब्लॉक लेवल पे, अभी आप पहुंच चुके हैं स्टेट लेवल पे। जी, कैसा रहा ये सफर, कैसे वहां तक पहुंचे? क्योंकि कई लोग ब्लॉक लेवल पे ही रह जाते हैं, आप स्टेट लेवल तक पहुंच गए, स्टेट लेवल पे सचिव रहे, तो वहां तक का सफर कैसा आपका रहा? ब्लॉक यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन के मैंने ब्लॉक के हमारे युवाओं की लड़ाई के लिए, युवाओं के अधिकार के लिए, रोजगार के लिए आंदोलन किया। शीर्ष नेतृत्व ने मेरे आंदोलन को करीब से देखा। जी, नंद कुमार पटेल जी का सानिध्य मिला। खरसिया विधानसभा परिसीमन में मेरा गांव जुड़ा। उस समय राहुल गांधी जी ने कॉन्सेप्ट चालू किया कि युवाओं को राजनीति में लाने के लिए संगठन में ही उन्होंने चुनाव करवाया, निर्वाचन पद्धति चालू किया। अच्छा। तो मैं खरसिया विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष के लिए नामांकन में दाखिल किया, और खरसिया विधानसभा के युवाओं ने
मुझे ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करते देखा, तो इसीलिए मुझे निर्वाचित चुनाव में मुझे विजय प्रदान करवाया। खरसिया के सारे युवाओं ने जी एक तरफा मुझे वोट दिया और मैं उस समय निर्वाचित खरसिया विधानसभा का अध्यक्ष बना। इस दौरान मैं लगातार काम करते रहा विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए। युवाओं ने जिले में एक संदेश गया कि मैं युवाओं की लड़ाई सच्चे दिल से लड़ता हूँ, इसलिए मुझे उस समय कार्यकारी जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला था। उसके बाद प्रदेश सचिव के रूप में भी मुझे संगठन ने जिम्मेदारी सौंपा। अभी फिलहाल क्या रोल में हैं आप? मैं अभी यूथ कांग्रेस में। मैं यूथ कांग्रेस में हूँ। जी। यूथ कांग्रेस से हमारा एज भी अब पार हो गया। जी। संगठन अगर चाहे तो हम वरिष्ठ कांग्रेस में भी हमारा कार्य कर सकते हैं, बोलिए। कार्य कर सकते हैं, जिम्मेदारी अगर मिले संगठन की तरफ से। जी तो जी। मैं जिला पंचायत सदस्य बन के हर गांव में गांव के जरूरत के हिसाब से उनका काम करवाया हूँ। मैं गांव के में निर्माण कार्य भी हमने स्वीकृत करवाया और आज भी वो निर्माण कार्य बहुत अच्छे से गुणवत्ता से बनवा के लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको समर्पित किया है। जी, और जी। लोगों के व्यक्तिगत कामों के भी हमने बहुत फोकस किया। लोगों के व्यक्तिगत काम के लिए भी मैं निरंतर उनका साथ निभाया हूँ और यही वजह है कि आज भी वो मुझे अपने नेता के रूप में स्वीकार करते हैं और मुझे उनसे हमेशा ताकत, बल और संबल मिलता है जनता से। आज भी मैं देखता हूँ आपके यहाँ, जब भी आपसे मिलने आया हूँ, आप अकेले नहीं रहते हैं। आपके यहाँ कोई ना कोई कुछ न कुछ दुख दर्द अपना परेशानी लेके बैठे रहता है। तो आप कैसे उन चैलेंज को हैंडल करते हो? क्योंकि वो उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, वो भी बिना पद में रहे, जी ये कैसे हैंडल कर पाते हो आप? जी, एक व्यक्तित्व होता है कि पहले से विपक्ष की हमने राजनीति किया और विपक्ष की राजनीति का हमको बहुत अच्छा अनुभव रहा है और एक अपना व्यवहार भी होता है। जी जी। प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं एक समन्वय बनाने का प्रयास करता हूँ। एक व्यक्तिगत व्यवहार में भी उनके साथ मेरे संबंध अच्छे रहते हैं, क्योंकि आज तक मैंने सत्ता के दौरान में भी कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी के ऊपर अनैतिक दबाव नहीं बनाया है और नैतिक रूप से जो जायज काम है उसको मैं निवेदन करता हूँ। जी। और अधिकारी और प्रशासन को भी एक संदेश है कि जायज काम के बाद, निवेदन के बाद अगर काम नहीं बनता है तो ये युवा राजनीति करते हैं। ये हमारे आंदोलनों से, घेराव से जी परिचित है प्रशासन, इसलिए उसी वजह से मैं लोगों का काम आज भी करवा देता हूँ। पहले का राजनीति अलग था, अभी का राजनीति अलग है। अभी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? पहले के राजनीति में ना आपके साथ जो लोग रहते थे वो एकदम निस्वार्थ भाव से आपके साथ निभाते थे, नेता का साथ देते थे, नेता के लिए, नेता भी उनके लिए निस्वार्थ भाव से उनका साथ निभाता था। आज ये जो व्यस्तम जो है आज आधुनिक जीवन में, अपने लिए आदमी सोचता है, अपने लिए ज़्यादा अपने परिवार के लिए सोचता है। बाद में मैं सोचूं तो जो लोगों के समूह को आपको आपके साथ लेके चलना कठिन रहता है आज की राजनीति में। जी। और आज के युग के हिसाब से अपेक्षाएं भी उनकी असीमित हैं और कोई नेता जनता के हर अपेक्षा पे पूरा नहीं उतर पाता, खरे नहीं उतर पाता है। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मीथ क्या है? मैं ये मानता हूँ कि आपके दिमाग में अगर किसी कार्य क्षेत्र को लेके पहले से कोई माइंड सेट कर लोगे, यदि आप उस कार्य क्षेत्र में आप अच्छे लोग अगर नहीं जाओगे तो जो माइंड सेट किए हो ऐसे अयोग्य लोग उस कार्य क्षेत्र में जाएंगे और जो आप माइंड सेट करके रखे हो वैसे ही उस कार्य क्षेत्र की स्थितियों को बना देंगे। इसलिए लोगों की धारणा अपनी बदलनी चाहिए। आप एक स्वच्छ मन से, आप एक अच्छे उद्देश्य से राजनीति में उतरिए और राजनीति का उद्देश्य होता है कि आप समाज की दिशा दशा और आपके साथियों की, जनता की हित के लिए आपको हमेशा काम करना है। आप इस उद्देश्य के साथ यदि आप काम करेंगे तो राजनीति भी आपको बहुत ही अच्छा कार्य क्षेत्र आपको लगेगा। अयोग्य व्यक्तियों को आप लगातार अवसर दे रहे हो, क्योंकि योग्य व्यक्ति का माइंड अपने आप एक सेट कर ले रहा है कि राजनीति गंदी है, हमें राजनीति में नहीं जाना है। तो एक अच्छे वर्ग के लोग अगर राजनीति नहीं करेंगे तो राजनीति जो लोग करेंगे
वो वैसी राजनीति को बना देंगे। सही है। मतलब अगर कीचड़ है आपको लग रहा है तो भैया कीचड़ को साफ करने के लिए उतरना तो पड़ेगा हमको। बिल्कुल। आपको लग रहा है यूथ अब राजनीति की ओर जा रहा है या फिर सोशल मीडिया में सिर्फ रीलबाजी चल रहा है यूथ का? हाँ, राहुल गांधी जी से इंस्पायर होकर लोग युवा राजनीति की ओर मुड़ रहे हैं जी। और मैं दिल्ली में लगातार जाता हूँ। मैं प्रदेश की, रायपुर की राजनीति, दिल्ली की राजनीति, और मैं विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी का ऑब्जर्वर बन के काम किया हूँ। मैं बिहार भी गया हूँ। तो लोग राहुल गांधी जो एक साहसिक रूप से आज 2014 से लेकर 2026 हो गया, 11-12 साल से आप एक बात समझिए कि देश की लड़ाई लड़ रहा है। वो देश में जितने अन्याय हो रहे हैं उसके ऊपर चाहे कितने दबाव बना दिया जा रहा है, उसको पुराने मामलों में ईडी का बुलावा, सम्मन्स, वो वारंट, उसका लोकसभा सदस्य का निरस्त कर देना, सारी चीजें हो रही है, पर वो ना घबराया है, हमारा नेता ना डरा है। और उसको देख के आज के युवा ना बिल्कुल राजनीति में पदार्पण आ रहे हैं। सोशल मीडिया एक तरफ है किसी भी चीज को दिखाने के लिए, एक तरफ है रियल मीडिया, न्यूज मीडिया। आप दोनों को कैसे देखते हो? कहाँ सही मिल रहा है हमको देखिए चीजें? मैं आज भी बोलना चाहूँगा उसमें, मैक्सिमम देश की न्यूज मीडिया जो है ना, वो जो सरकार दिखाना चाहती है वो दिखा रही है, जबकि मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया को सरकार की क्रिटिसाइज करना चाहिए, सरकार की कमियों को दिखाना चाहिए जी। लेकिन वास्तविक में जो आज की मीडिया है, वास्तविक में जो न्यूज और पेपर्स में जो है वो सरकार के उपलब्धियों को, सरकार का गुणगान करना है, ये स्थितियां बन गई है। मतलब निष्पक्ष नहीं रहा मीडिया। पर सोशल मीडिया में कुछ ऐसे निष्पक्ष लोग काम कर रहे हैं जिसके वजह से आज सोशल मीडिया से ज्यादा, न्यूज मीडिया से ज्यादा उचित माध्यम बन रहा है सच्चाई जानने का। जी। तो निष्पक्ष लोग देश की वास्तविक स्थितियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। राजनीति में ऐसी क्या कमी है जिसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो बहुत सारे यूथ राजनीति की ओर मूव करने लगेंगे? राजनीति में, हाँ, राजनीति में मैं समझता हूं कि जो नेता है जिससे इंस्पायर होकर युवा राजनीति में पदार्पित होते हैं, उस नेता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस युवा के बढ़ते कदम को नहीं रोकना चाहिए। अगर उसका राजनीति में ललक है, राजनीति में वो आगे बढ़ रहा है, कदम आगे बढ़ा रहा है, उसके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और वो जिस व्यक्ति के साथ जुड़ा है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऊर्जावान और योग्य नेतृत्व करने वाले को राजनीति में आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। पर ये कमी है कि आज योग्य व्यक्तियों को राजनीति में स्थान मिलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जो योग्य व्यक्ति है, जिस नेता के साथ जुड़ा है, मैं ये समझता हूँ कि एक समय के बाद वो नेता उस योग्य नेतृत्व को दबाने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा देता है, जो कि उचित नहीं है। यही एक कारण है कि लोग राजनीति से अपनी दूरी बना रहे हैं, युवा अपनी राजनीति से दूरी बना रहे हैं। पर राहुल गांधी जैसा एक नेतृत्व है जो राजनीति करने का युवाओं को अवसर दे रहा है। अब आने वाले समय में और राहुल गांधी के सिस्टमों में, संगठन के सिस्टमों में बदलाव आएगा। आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसा पार्टी है जिसमें युवा को राजनीति करने के लिए किसी बड़े नेता का बेटा है, बड़े नेता का भाई है कि विरासत में मिला है राजनीति तो ही करेगा, ऐसा नहीं। एक आम व्यक्ति भी निर्वाचन पद्धति से संगठन में अपना पद बना सकता है, अगर युवा उसको चाहते हैं तो। और ब्लॉक यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के बाद आज तक मुझे जो पद मिला, मुझे सिर्फ युवाओं के बदौलत, युवाओं के साथ के बदौलत, राहुल गांधी जी के चुनाव पद्धति के बदौलत ही मिला है। हमारी मनोनयन नहीं हुई है। मैं विधानसभा अध्यक्ष भी बना, मैं दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष बना, मैं कार्यकारी अध्यक्ष बना और प्रदेश सचिव भी बना। तो ये नियुक्तियों के आधार पर नहीं है, ये चुनाव में निर्वाचन पद्धति के माध्यम से युवाओं ने मुझे चुना है जी। तो ये जो अभी जो बदलाव आया है ना, ये युवाओं को प्रेरित करेगा और युवाओं को एक अवसर मिलेगा राजनीति में।
अभी आप छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नेता किसे मानते हैं जो आगे चल के छत्तीसगढ़ का प्रभार संभाल सके, मुख्यमंत्री बन सके, यूथ में ना? हमारे शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश नेतृत्व का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी बैज जी। वो भी युवा है, उनमें भी ऊर्जा है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी भी बहुत अच्छा प्रदेश का नेतृत्व किए हैं। टीएस सिंहदेव जी में भी अपार संभावना है, वो उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का दौरा किए हैं। विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मेरे नेता चरणदास महंत जी भी मुख्यमंत्री पद के योग्य हैं। उनको भी आज 40-45 साल का अनुभव है, सेंट्रल मिनिस्टर से लेके विभिन्न वो पदों में रहे जी। और मैं युवाओं में मानता हूं कि आज देवेंद्र यादव जी हैं, वो एक विधायक हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। देवेंद्र भाई हमारे, हम लगभग साथ में राजनीति करते आए हैं जी। आज वो राहुल गांधी जी के बहुत गुड बुक में है और कांग्रेस के लिए वो देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं। इनका भी राजनीतिक भविष्य बहुत उज्जवल मुझे दिखता है। मतलब देवेंद्र यादव जी जिस लेवल पे शुरुआत किए थे, एक यूथ नेता जैसे आपने स्टार्ट किया वैसे उनका भी स्टार्टिंग रहा है जी भिलाई में, और उससे वो विधायक तक पहुंच के आज राष्ट्रीय सचिव बन गए हैं। देवेंद्र भैया संघर्षशील व्यक्ति है। मैं उसके एनएसवाई की राजनीति से मैं एकदम नजदीक से जान रहा हूँ। हमारी मित्रता भी बहुत अच्छी रही, एक दूसरे का साथ भी हमको मिला है राजनीति में जी। मैं वो जिला अध्यक्ष एनएसवाई के रूप में काम किए, मैं तब से जान रहा हूँ। वो संघर्ष के दम में ही आगे बढ़े हैं, उनको राजनीति विरासत में नहीं मिला जी जी। और उनके संघर्ष के दम में, उनके कर्म के फल के बदौलत समय समय में प्रदेश के और देश के अच्छे नेताओं का सानिध्य मिला है उनको। वो जिला अध्यक्ष बने, प्रदेश अध्यक्ष बन गए। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बहुत कम उम्र में 21-22 साल की उम्र में महापौर बन गए। महापौर बनने के बाद वो राष्ट्रीय सचिव बन गए एनएसयूआई के। राष्ट्रीय सचिव रहते रहते वो युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बन गए। वो विधायक बन गए 2018 में, फिर से वो विधायक बन गए 2023 में। अभी बलौदा बाजार कांड को आप देखे होंगे। जी जी जी। बलौदा बाजार कांड में वो बढ़ता हुआ कदम है, आगे बढ़ता हुआ कदम है। पूरे प्रदेश की वो उनको चाहती है, इसलिए प्रशासन ने और शासन ने मिलके षड्यंत्र करके उनको जेल में भेजा। पर हमें न्यायालयीन व्यवस्था पे विश्वास है, न्याय प्रणाली पे हमें पूरा भरोसा है। हमें आज न्याय प्रणाली ने जेल से बाहर भी किया, जमानत भी दिया, प्रकरण चल रहा है और हमारे देवेंद्र यादव जी निष्पक्ष वहां से बरी भी होंगे। जेल में थे तो कभी मिलने गए आप? हाँ, 6 महीना वो जेल में थे। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ जी। 6 महीने में 6 बार मैं उनसे मिलने गया हूँ। उस दौरान मैं उनको संबल देने जाता था, पर मैं हमेशा उनसे मुझे ऊर्जा मिलती थी। वो एक तरह से पावर हाउस है। वो जेल के भीतर से भी जन सेवा को अपना उद्देश्य बनाया थे, ध्येय बनाया थे। वो जेल के भीतर से भी अपने साथियों को, भीतर के लोगों के लिए, उनके किसी गरीब व्यक्ति का अगर वकील नहीं रहा तो अपने साथियों को जिम्मेदारी देते थे कि उस व्यक्ति के लिए एक वकील कर देंगे। किसी जेल में बंद कोई कैदी का बच्ची का फीस स्कूल का जमा नहीं हो पाता था, तो जेल के भीतर से वो किसी अपने साथी जब मिलने जाता था उसको जिम्मेदारी देते थे कि उसका फीस पेमेंट कर दें। मैं उनको देख के बाहर से भावुक होता था, तो मुझे बोलते थे कि लीडर हो आप, लीडर कभी इमोशनल नहीं होता। वो भीतर से भी ऊर्जा देने वाले रहे। वो मतलब वो पावर हाउस है। और मैं जेल के भीतर में भी वो जरा सा भी न झुके न डरे। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जेल के भीतर में भी वो एकदम साहसिक रूप से रहे और भीतर के लोगों की समस्याओं को भी वो हल करते रहे। इसीलिए न्यायालय ने भी उनको अर्जी को सुना और आज जमानत के पाके वो बाहर हैं। और बिहार में भी उन्होंने प्रभारी के रूप में काम किया जी। और काम करने का उनका मैं तरीका देखा हूँ। आप भी साथ में थे बिहार? मैं बिहार में ऑब्जर्वर बन के गया था जी। मैं उनके साथ में रहा। मैं उनके काम को बहुत करीब से देखा है कि वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं। वो 2 बार के विधायक, 2 बार के विधायक हैं, महापौर हैं, विभिन्न संगठन के राष्ट्रीय पदों में भी रहे। पर वो एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में, एक पोलिंग के कार्यकर्ता जो मेहनत करता है, वो मेहनत आज भी उनकी जारी है। उस मेहनत की बदौलत ही वो बहुत ऊंचाई तक जाएंगे। और उनके काम को देख के मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे युवा को ना एक दिन प्रदेश नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। प्रदेश में तो हमको पता चल गया क्या है, कैसा है। मुझे जानना है रायगढ़ के युवाओं के लिए क्या
सोच होनी चाहिए, और आप क्या प्लानिंग रख रहे हो रायगढ़ के युवाओं के लिए? किस टाइप के प्रॉब्लम झेल रहे हैं रायगढ़ के युवा? रायगढ़ की युवा तो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। रायगढ़ में 70-80 उद्योग हैं, जी। पर हमारे जनप्रतिनिधियों को एकदम संकल्पित होना चाहिए कि यदि संयंत्र की स्थापना हो रही है तो संयंत्र के साथ में या तो संयंत्र की स्थापना आप करने मत दो, क्योंकि आप हमारे रायगढ़ की आबो हवा पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। हमारा वातावरण में जहर घोल दिए हैं उद्योग वाले, पूरा जहर घोल दिया। और उसके बावजूद यहाँ का मलाई, जहर को हम खा रहे हैं, मलाई को बाहर के लोग आके खा के जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि यदि हमारे जिले में संयंत्र है, हमारे गृह ब्लॉक में संयंत्र है, तो पहली प्राथमिकता रोजगार की, ठेकेदारी की पहली प्राथमिकता हमारे लोगों को मिले। कुछ मशीनरी लगाना है, कुछ सप्लाई करना है, कुछ भी काम हो उसकी प्राथमिकता हमारे साथियों, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले। जो जो उद्योग है एनटीपीसी की, अडानी, इनके ऊपर दबाव बना के मैं काम जैसा करता हूँ, ऐसा काम करने की जरूरत पूरे जिले में है। पूरे जिले में, और पूरे जिले के विपक्ष के नेतृत्व को एक साथ एक होकर काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, जो रायगढ़ के बेरोजगार युवा आज बाहर रोजगार तलाश रहे हैं, उनको अपने गृह जिले में ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, लास्ट में रैपिड फायर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? बहुत सारे सवाल लिख के लाया हूँ, फटाफट, आपको टाइम नहीं रहेगा आपके पास। जी जी, तुरंत इसको बताना है आपको। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा झूठ? झूठ को चूक बोल सकते हैं आप, और एक राजनीति करने वाला व्यक्ति अपने समय को अगर व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाएगा तो कहीं भी समय दिया रहेगा उसमें कुछ चूक हो जाती है, और उसको लोग झूठ के रूप में लेते हैं। एक चीज जो आप सिस्टम से हटाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार। बिल्कुल, हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या आप कभी डरते हैं? बिल्कुल नहीं, कोई भय का माहौल नहीं। एक डिसीजन जो आप बदलना चाहेंगे अपने लाइफ का? मैं अपने लाइफ का कोई डिसीजन बदलना नहीं चाहता। जो है बढ़िया है, बहुत सही है। अगर आपको विधायक में लड़ने का मौका मिले तो किसे चैलेंज करेंगे? मेरे नेता राहुल गांधी जी और मेरे शीर्ष नेतृत्व मुझे जिस जगह में अगर विधायक चुनाव के लिए भेजता है, मैं उस नेता को चैलेंज कर सकता हूँ। क्या लोग आपको गलत समझते हैं? हर कोई आपको अच्छा नहीं समझेगा, उनकी भावनाएं हैं, उनका देखने का नजरिया है, कुछ लोग समझते होंगे। जी जी। एक चीज जो आप पब्लिक से सच बताना चाहते हैं, जो मन में है कि यार ये बताना है मुझे पब्लिक को? देखिए, राजनीति में अगर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है तो एक भावनाओं का संबंध है। जी। आज आपको कोई सलाह मशवरा के लिए आपके पास नहीं आता है, एआई का जमाना है, आपको कुछ जानना है, कुछ चीज समझ, वो सब हो जाता है, पर उस व्यक्ति की नजर में आपके प्रति विश्वास हो कि आपके उसके ऊपर एक भावनात्मक लगाव हो, वो उसको महसूस होना चाहिए। जी। लास्ट टाइम कब इमोशनल हुए थे? 2018 के चुनाव में मैं फरार था, और उस बीच में मेरे बच्चे मेरे से मिलना चाहते थे। जी। और जहाँ मैं शेर बन के दहाड़ता रहा, वहाँ मैं प्रशासनिक आतंकवाद को देखा हूँ, और मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाता था, तो मैं बहुत भावुक हूँ। स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हैं राजनीति में? बस मेडिटेशन से और ईश्वरी कृपा से। सबसे फेवरेट लीडर आपका कौन है? राहुल गांधी। स्टेट पे? स्टेट पे दास मोहन जी, देवेंद्र यादव जी, टीएस सिंहदेव जी। एक हैबिट जो आप छोड़ना चाहते हैं? मैं समय दे पाता हूँ, और भीड़, व्यस्तता और समय का मिसमैनेजमेंट की वजह से उस समय में मैं कभी कभी नहीं पहुंच पाता हूँ। इस चीज को मैं बिल्कुल वो करना चाहूँगा, बदलना चाहूँगा कि मैं जहाँ जिस व्यक्ति को जितना समय दूँ उस समय में पहुँचूँ, मेरे लिए किसी को 1 मिनट का भी इंतजार ना करना पड़े। आकाश भैया, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मुझे उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत मजा आएगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके मेरे में बहुत अधिक ऊर्जा का संचार हुआ है, और मुझे लगता है कि आपकी हमारी बातचीत सुन के युवा भी राजनीति की ओर मूव करेंगे। धन्यवाद आपका।